ओके जी। सबको वेलकम करता हूँ आज की इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में। और हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि किस तरह अगर हमारे पास डेटा आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारे पास जो है तो चार तरीके हमने बताए थे कि चार तरह से हम जो है तो अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीसिस। और फर्स्ट इसमें था टेक्सचुअल फॉर्म। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्शन जो है तो उसमें होता है। फिर सेकंड हमारे पास टेबुलर फॉर्म था, और उसमें हम मतलब टेबल्स बनाते हैं। टेक्स्ट में हमने कहा था कि डिस्क्रिप्शन होती है, ज़्यादा डिटेल से हम हर बात लिखते हैं, जबकि टेबल जो है तो वो एक थोड़ी सी मतलब कम जगह में जो है तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आप कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें ये भी हमने पढ़ा था कि मतलब टेबल में हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। आज जो है तो हम जो पढ़ रहे हैं तो वो तीसरा टाइप है कि किस तरह आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो है हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, ग्राफ्स के फॉर्म में हम जो है तो किस तरह मतलब ये करेंगे। तो ग्राफ्स आप लोगों को पता है कि ग्राफ्स में मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है। आज हम देखेंगे भी जिस तरह हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ग्राफ्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ग्राफ्स आपको पता है कि ये मतलब आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, और ये कि जो चीज़ आप शो करना चाहते हैं तो लोग उसको इजीली समझ जाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि मतलब आपने उनको नोट करना होता है, मतलब वो आपने ज़रूर करना है। जिस तरह यहाँ पे लिखे है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज कंस्ट्रक्टेड इन रिलेशन टू टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। कि आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो उस बेस पे जो है तो आप इसको करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है तो इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो मतलब हमारे पास या एक्स एक्सिस इसको हम सिंपली बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो एब्सिसा या एक्स एक्सिस दोनों जो है तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए होते हैं। अभी ग्राफ में आपको दिखा दूंगा। जबकि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है तो उसके लिए हम ऑर्डिनेट का लफ्ज़ जो है तो यूज़ करते हैं, या कॉमनली जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं तो हम वाई एक्सिस का बोलते हैं। तो आप लोगों को दोनों नाम मतलब याद होने चाहिए, अदरवाइज एक्सेस एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता है कि ये दोनों जो है तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये है कि a graph like table should have a title that describes its contents. The axis they should be labeled also. जिस तरह हमने टेबल में कहा था कि हमारे पास उसके लिए हम एक टाइटल जो है तो लिखते हैं, कैप्शन जो उसका होता है। तो इसी तरह आपके पास जो है तो ग्राफ का भी अपना एक टाइटल होता है, जो कि उसमें क्या चीज़ आप शो कर रहे हैं तो आपने उसको मतलब एक लाइन या दो लाइन में वो होना चाहिए। ठीक है, या इवन 2-3 वर्ड्स में भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़रूर जो है तो उसको डिस्क्राइब करना होता है। और इसके अलावा आपने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो उसको भी आपने लेबल करना होता है कि एक्स एक्सिस क्या शो करता है। जैसा नॉर्मली फॉर एग्जांपल आप एज या टाइम और ऐसी चीज़ें जो है तो वो मेंशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आप वो लिखते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपको क्या चीज़ शो की, आपने क्या चीज़ शो की है, ताकि पढ़ने वाला जो है तो उसको समझ सके। इसके अलावा ग्राफ शुड बी ड्रॉन टू एन एप्रोप्रिएट स्केल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ अ स्केल दैट इनेबल्स योर ग्राफ टू बी नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। आपने एक खास स्केल रखना है। फॉर एग्जांपल आप जो है तो आगे अभी आप देख भी लेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है तो कोई मतलब लेट्स से डिफरेंट एजेस के लोगों के बारे में आपने डेटा किया है और आप उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्केल बनाना है। अब अगर आपका ये कि जो मतलब एज है तो आप उसको या तो 10-10 के डिफरेंस में डिवाइड कर दें, जिस तरह 10 साल और फिर 10 साल तक, फिर 20 साल तक, फिर 30 साल तक। तो इस तरह आप 10 उसमें इसको डिवाइड कर दें। या दूसरा ये है कि मतलब आप उसको 5-5 ईयर्स में डिवाइड कर ले, तो ये स्केल हो जाता है कि एक खास इंटरवल पे आप उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो लिखी है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, और कि आपका ग्राफ इतना छोटा बन जाए, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका ग्राफ जो है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए। जैसा लेट्स से आप 1-1 साल के डिफरेंस पे कर देते हैं, तो अगर 100 साल का आपने वो किया या 50 साल का, तो आपकी आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आपने स्केल बहुत ज़्यादा छोटा रखा है।
और इसी तरह अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 50 साल तक आप कोई शो कर रहे हो और आप जो है तो 25-25 साल के ग्रुप्स बना दें, 2 ग्रुप्स आपके बन जाएँगे तो फिर आपका इस तरह ग्राफ जो है तो बहुत ज़्यादा छोटा बन जाएगा, तो उस तरह भी समझ नहीं आएगी। तो आपने स्केल को जो है तो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट रखना है, ऐसे रखना है कि ना आपका ग्राफ जो है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए और ना बहुत ज़्यादा छोटा बन जाए, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस तरह इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है? हाँ, अच्छा यहाँ पे फिर आपको ये भी याद रखना है कि हर ग्राफ के लिए एक टेबल का होना ज़रूरी है, ठीक है? मतलब जिसको हम डेटा बोलते हैं, तो डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में होता है। अगर मतलब आप टेबल शो नहीं भी करना चाहते अपनी थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ग्राफ आपका बनेगा, तो वो टेबल के बेस पे ही बनेगा और उसके पीछे जो मतलब अ डेटा होता है तो वो टेबुलर फॉर्म में ही होता है। फिर आपकी मर्ज़ी है अगर आप टेबल शो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि लोग थीसिस में टेबल को भी मेंशन कर लेते हैं मतलब जब टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो वो थोड़ी-सी डिटेल उसके बारे में लिख देते हैं और फिर आखिरी जुमले में एक ये बात लिख देते हैं कि एज़ शोन इन द टेबल नंबर दिस एंड फिगर नंबर दिस। तो फिगर जो है तो वो आपके पास ग्राफ आ जाता है और टेबल जो है तो वो आपके पास मतलब टेबुलर फॉर्म में तो दोनों में शो कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली हम जब रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो रिसर्च पेपर्स में फिर क्योंकि वहाँ पे आप इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देते मतलब कम उसमें 8-10 पेजेज़ में ही आपने सारा रिसर्च पेपर जो है तो वो अ, उसको कन्फाइन करना होता है, तो उस केस में फिर ये है कि आप लोग फिर जो है तो टेबल नहीं देते, ग्राफ दे देते क्योंकि टेबल से ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है तो हम ग्राफ को देते। ग्राफ जो है तो विज़ुअली आपको मतलब एक तरह से बस नज़र आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है, टेबल को फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिए गए हैं और इसके बेस पे जो है तो आगे आपको कुछ ग्राफ्स जो है तो वो दिखाए जाएँगे। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं आपको टेबल में याद होगा कि ये हमारे पास जो है तो इसमें मतलब ये यूनिवेरिएट है, तो इसमें हमारे पास जो है तो ये कॉलम्स है और इसमें हमारे पास एज और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है तो कुछ दी गई है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे फिर हमारे पास ये कुछ दूसरा एक टेबल है, तो इसके बेस पे आगे हमारे पास जितनी भी ग्राफ्स होंगे, फिर ये जब मैं आप शेयर कर दूँगा आपके साथ, तो आप जब ग्राफ्स को देखेंगे, तो आप इस टेबल को उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब टाइप्स भी आएँगे और जो टाइप्स का डायग्राम होगा, तो वो इन 2 टेबल्स के बेस पे होगा। हमारे पास पहला जो है तो हिस्टोग्राम है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्राफ है और आपने हर जगह पे इसको देखा होगा। इसमें हमारे पास सीरीज़ ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं जो कि कह रहे हैं कि drawn next to each other without any space between them, each representing the frequency of a category of subcategory। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये जैसा आपको नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगल्स है। आपको जिस तरह यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यू कैन सी कि इसमें कोई स्पेस जो है तो बीच में नहीं है। एक दूसरे के साथ जो है तो ये बिल्कुल लगे हुए हैं और ये जो है तो सीरीज़ जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि ईच रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये आपको एक फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक जो है तो शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम है। 2 डायमेंशनल भी होते हैं और 3 डायमेंशनल भी होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन-सा आपको अच्छा लगता है। लुक वाइज़ जो है तो जो आप करना चाहते हैं। नॉर्मली जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना होता है, आप 3D का भी ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन वो कलर में अच्छा लगता है और मतलब जब आप 3D नॉर्मली प्रेज़ेंटेशन और इन चीज़ों में लोग यूज़ कर लेते हैं। जब आपने प्रिंट निकालने होते हैं, तो फिर वहाँ पे 2D जो है तो वो प्रेफ़रेबल होता है, बट यू कैन स्टिल यूज़ 3D हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे आप देख लें जिस तरह हमने वो एक्सिस की बात की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको एक जो नीचे नज़र आ रहे हैं हॉरिज़ॉन्टल जिसको हम बोलते हैं, ये एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे लिखा है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? एक्स एक्सिस है या इसको हम एब्सिसा बोलते हैं और ये इसको लेबल किया गया है एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स। कभी-कभार हम इसके साथ एक एरो भी लगा देते हैं जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एरो हमने शो किया होता है कि इस साइड पे हमने राइट की तरफ हम जाते हैं, तो ये एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स है। ठीक है? और फिर हमारे पास अगर आप वाई एक्सिस पे देख लें जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स लिखा है कि कितने रिस्पोंडेंट्स हैं। तो अब ये जो
ग्राफ है तो ये एक मतलब कंप्लीट लेबल्ड ग्राफ है। अब अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ना लिखूँ तो फिर पता नहीं चलेगा किसी को भी कि इसमें क्या शो किया गया है। और यहाँ पे फिर आप देख लें तो ये जो एज है लेस देन 25 और फिर 25 से लेकर 34 तक, फिर 35 से 44 तक, 45 से 54 तक और आगे 55 प्लस जितनी भी लोग हैं, तो ये इन्होंने कैटेगरीज इनकी बनाई हुई है। इसके अलावा जो है तो अगर आप वाई एक्सिस पे देख लें तो 10 20 30 40 ये आपके पास जो है तो इन्होंने दोबारा मतलब वो स्केलिंग जो है तो की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें दो कि इधर लेबल किया गया है कि लेस देन 25 में 14 है और 25 टू 34 जो है तो इसमें 36 है, इसी तरह 27 20। अगर ये इनको लेबल ना भी करे तब भी आप जो है तो इनसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्योंकि ये अगर आप देख लें 14 को अगर आप देख लें तो 10 और 20 के बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, तो इट शोज यू 14। ठीक है। अब जो यहाँ पे स्केल की बात हो रही थी कि अगर स्केल आप छोटा रखेंगे या बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो फिर उसकी वजह से आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो वो थोड़ा-सा इस एक में समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स के लिए स्केल जो है तो ये लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 5 और 10 और इस तरह रखते, मतलब ये जहाँ पे 10 लिखा है अगर इधर 5 होता और फिर 20 की जगह पे 10 होता, 30 की जगह पे 15, तो आप खुद ही इमेजिन करें कि 14 मतलब ये 30 से थोड़ा-सा नीचे होता। ठीक है, तो 36 बहुत ज़्यादा ऊपर, तो ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इसका हाइट जो है तो फिर आपने बनाना होता। इसी तरह अगर आप मतलब स्केल को बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, आई डोंट नो कि उसको मैं छोटा कहूँ या बड़ा कहूँ, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है तो 20, 40 और 60 इस तरह रखेंगे, तो फिर ये 10 जो है तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, 20 पे आपका 40 आ जाएगा। तो मतलब ये जो 14 है तो ये फिर बहुत ज़्यादा नीचे होगा, तो आपका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट में कम होगा। तो फिर अगेन उसको समझना जो है तो अगर आपने लेबल ना किया होगा तो लोगों को जो है तो उसको समझना, उससे वैल्यूज़ जो है तो निकालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपने इस स्केल का जब भी आप थीसिस लिखते आपने स्केल का ख़्याल रखना है कि आपने इंटरवल्स जो है तो वो कितने रखने हैं, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं रखनी, ताकि आपका जो ग्राफ है तो वो विज़ुअली भी अच्छा लगे और मतलब नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि एक पेज पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो अगर आपको एक पेज ही मिला, आप अगर एक पेज ही ज़ाया कर रहे हैं तो फिर अ, आप इतना छोटा ना बनाएँ कि मतलब बहुत ही कम जगह वो कैप्चर कर ले और ये भी ना हो कि आप इतना बड़ा बना लें कि वो पेज से बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो आप इतना स्केल रखिए, जैसा ये अभी आपको ग्राफ नज़र आ रहा है कि हर चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर जो है तो वो नज़र आ रहे हैं, तो आप इसी तरह स्केल रखिए। अच्छा, इसके ऊपर लिखा है एटीट्यूड टुवर्ड्स यूरेनियम माइनिंग बाय एज, ठीक है ना? और हाइपोथेटिकल डेटा टेबल 16.1 से ये लिया गया है, कह रहे कि उसके बेस पे बनाया गया है। तो ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो ये मतलब इसका टाइटल है, ठीक है? तो आपने इस तरह एक टाइटल, क्योंकि अब नीचे अगर मुझे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स और एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स मैं वो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या है, तो अगर मैं टाइटल पढ़ूँगा तो तभी मुझे इसकी समझ आएगी। ये थ्री डायमेंशनल है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इसका लुक जो है तो वो 3D है, ठीक है? तो फिर आप इसको कलर भी कर सकते हैं, ये सिंगल कलर है, आप इसको मल्टी कलर भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह करते हैं। याद रखिए जब भी आप थीसिस बनाते हैं तो कुछ लोग मतलब डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। हमेशा एक स्टाइल को चूज़ कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे और ऐसा स्टाइल कि मतलब अगर वो क आपने प्रिंट निकालना हो, कलर प्रिंट निकालना हो, तो कलर्स भी अच्छे आ जाएँ। मतलब इतने ऐसे ना हो कि कुछ लोग जो है तो ये जो इसका बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है तो ये व्हाइट है, कुछ लोग इसको ब्लैक बैकग्राउंड कर लेते हैं, फिर वो प्रिंट में आपका काफ़ी मतलब उसपे कॉस्ट भी आपका आ जाता है, आपकी जो प्रिंटर है तो उससे काफ़ी मतलब वो इंक जो है तो वो कंज़्यूम हो जाता है। तो आप लोग इस तरह का टेम्पलेट अपने लिए सेलेक्ट किया करें, जो कि विज़ुअली भी अच्छा हो और इकोनॉमिक भी हो आपके लिए और साफ नज़र भी आ जाए, ठीक है? और आपने जब भी करना हो तो आप एक ही स्टाइल को यूज़ करें। जितनी भी ग्राफ्स हो आपके और जितनी भी टेबल्स हो तो सबको जो भी आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट करके सबको उसी एक स्टाइल में करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक टेबल उनका एक जैसे हो जाते हैं, दूसरा टेबल जो है तो उससे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फिर मसला आता है, ठीक है? तो ये 2D और 3D सेम चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ इसका लुक जो है तो वो चेंज है। अच्छा, ये फिर जो दूसरा टेबल मैंने आपको शो किया था, तो ये उसका है।
इसमें हमारे पास जो है तो 2 पैरामीटर्स मतलब मेल और फीमेल में जो है तो ये मैं आपको टेबल 16.4 अगर थोड़ा-सा शो कर दूँ। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसमें मतलब वो 2 वेरिएबल्स शो किए गए हैं लेस देन 25 ऐज में फीमेल और मेल इसी तरह 25 टू 34 ऐज में फीमेल और मेल तो 2-2 ये मेंशन है तो यहाँ पे फिर आपके पास अगर आप देख लें तो कलर से आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास पहले उसमें था कि लेस देन 25 में 14 थे। तो 14 में कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थे। अब अगर आप देख लें तो इसमें 5 और 9 जो है तो आपको शो किए गए हैं और 5 और 9 में नीचे इसके साथ की का होना ज़रूरी है, ठीक है? इसको हम लीजेंड बोलते हैं। की भी बोलते हैं और लीजेंड भी बोलते हैं। अब आई डोंट नो लीजेंड बोलते हैं या लीजेंड्स बोलते हैं, तो जो भी इसके लिए लफ्ज़ है प्रोनंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है तो आपको कलर दिखाए गए हैं। जो लाइट ग्रे कलर है तो इसको फीमेल लिखा है और जो डार्क ग्रे कलर है तो इसको मेल लिखा है। तो मतलब लेस देन 25 में जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है वो 14 है जिसमें 5 जो है तो वो फीमेल है और 9 जो है तो वो मेल है, ठीक है? तो ये अगर मैं डेटा टेबल को ना भी देखूँ तब भी मैं इधर से वो निकाल सकता हूँ, ठीक है? अब अगर यहाँ पे ये लेबल भी ना किया गया हो तो मैं क्या करूँगा कि जो साइड पे 10 है तो 10 से थोड़ा नीचे है तो इसका मतलब ये है कि 9 रिस्पोंडेंट्स होंगे। इससे आप बिल्कुल 5 के सामने है तो 5 रिस्पोंडेंट्स जो है तो फीमेल के हो गए। तो ये अब यहाँ पे आप देख लें तो स्केल को इन्होंने बड़ा किया है, ठीक है ना? इन्होंने 5 और 10 इंटरवल्स रखा है। अब अगर ये दोबारा वही 10 रखते तो फिर ये 5 बहुत ज़्यादा नीचे होता, तो बहुत ज़्यादा छोटा ग्राफ जो है तो वो बन जाता। तो आपने स्केल को अपने मुताबिक जो है तो चेंज करना है। तो ये भी आपके पास जो है तो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम की ये निशानी है कि ये जो बार्स है, बार्स बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। देयर इज़ नो स्पेस ओवर हियर और ये नॉर्मली हम सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये आप देखिए कंटीन्यूअस नंबर है, ठीक है ना? सीरीज़ है 25 से 34 और 35 से 44 और 45 से 54 तो सीरीज़ के लिए जो है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये 2D है और इसका भी आप जो है तो फिर 3D बना सकते हैं। दूसरा टाइप जो है हमारे पास दैट इज़ बार चार्ट ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बार चार्ट या डायग्राम बार चार्ट और डायग्राम इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग कैटेगोरिकल data. A bar chart is identical to a histogram except that in the bar chart the rectangles representing the various frequencies are spaced thus indicating that the data is categorical. कैटेगरीज जब आपके पास होते हैं कैटेगोरिकल का मतलब है जब आपके पास कैटेगरीज होते हैं ठीक है कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता तो फिर उसमें आपके पास जो है तो आप बार चार्ट यूज करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी तरह होता है जिस तरह हिस्टोग्राम है सिर्फ इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो बार्स बने होते हैं तो बार्स के बीच में आपके पास स्पेस आ जाता है ठीक है तो ये स्पेसेस सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि बार चार्ट है या बार डायग्राम है या आपके पास हिस्टोग्राम है ये दो इसमें ये एक डिफरेंस है और फर्क इसमें क्या है तो फर्क ये कि वो जिस तरह मैं आपको बताया कंटिन्यूअस डेटा और ये कैटेगोरिकल डेटा जो है तो आपको शो करते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टेबल है लेकिन यहाँ पे इन्होंने मतलब जस्ट जो शो किया है आपके पास तो ये आपके पास वो कैटेगरीज के फॉर्म में जो है तो इन्होंने किया है और इसमें यू कैन सी के आपके पास जो है तो मतलब जो बार्स है तो उनके बीच में स्पेसेस जो है तो वो आए हुए हैं उसका भी है वन वेरिएबल का भी है और टू वेरिएबल का भी आपके पास जो है तो डेटा शो किया गया है अच्छा फिर आप इसमें वर्टिकल भी कर सकते हैं 3D भी इसका आपको दिखाया गया है ठीक है और जब भी आपके पास टू वेरिएबल्स होते हैं तो टू वेरिएबल्स में याद रखिए कि आपके पास की का होना जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड जो आपके पास टाइप है जिसको हम स्टैक बार चार्ट बोलते हैं स्टैक बार चार्ट इज सिमिलर टू बार चार्ट एक्सेप्ट दैट इन द फॉर्मर ईच बार शोज इंफॉर्मेशन अबाउट टू और मोर वेरिएबल्स स्टैक ऑन टू ईच अदर वर्टिकली ठीक है तो यहाँ पे आपके पास मतलब बार चार्ट की तरह है लेकिन स्टैक्ड होता है स्टैक मीन्स कि हम बार लगाना तो इसका अगर आप देख ले तो वहाँ पे हमारे पास जैसा मेल और फीमेल के अलग अलग बार्स बने हुए थे यहाँ पे मतलब आप देख ले तो इसमें आपको जो अच्छा यहाँ पे आपको जो शो किया गया है, तो ये इसमें आपके पास जो है तो एक ग्राफ मतलब
नीचे है फीमेल ये आपको, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इधर आ जाए तो तकरीबन 14 जो है तो, या जो भी आपके पास 14 वैल्यू तकरीबन आ रही है, तो ये आपका या 13 या 14 जो है तो ये आपके पास फीमेल है, और इसके ऊपर फिर मेल को शो किया गया है। तो मेल आप मतलब देख ले तो 3 या 4 जितनी भी उसकी वैल्यू आ जाती है, तो ये आपके पास जो है तो मतलब स्टैक्ड बार है, एक दूसरे के ऊपर जो है तो इसको लगाया गया है। फिर हमारे पास 100% बार चार्ट है। 100% बार चार्ट जो है तो ये बिल्कुल स्ट्राइक बार चार्ट होता है, क्योंकि बार चार्ट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सब कैटेगरीज होती है तो उनको हम परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। जिस तरह मतलब 100% में होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 रिस्पोंडेंट्स है, उनमें 10 जो है तो वो फीमेल है। चलिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रिस्पोंडेंट्स है, 10 में जो है तो 5 आपके पास फीमेल है और 5 जो है तो वो मेल है। तो नॉर्मली हम जो स्टैक बार चार्ट है उसमें हम 5 और 5 10 को शो कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि 50% जो है तो वो मेल हो गए, 50% फीमेल हो गए। तो आधा बार जो है तो वो फीमेल के लिए होगा, आधा बार जो है तो वो मेल के लिए होगा। अब आप इसको डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल 10 रिस्पोंडेंट्स है, उसमें 7 आपके पास फीमेल है और 3 आपके पास मेल है। तो हमारा जो बार है तो वो 70% जो है तो वो फीमेल का हो जाएगा, और 30% जो है तो वो मेल का हो जाएगा। तो 100% में आपने इसको जो है तो मतलब वो डिवाइड करना है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अगर नीचे देखें तो आपको जो है तो ये टेबल शो किया गया है फीमेल और मेल का, और इसमें आपके पास जो है तो फीमेल 4 और मेल जो है तो 12 है। अब अगर आप इसको देख लें तो 16 मतलब 16 में से 4 फीमेल हो गए, और 12 जो है तो मेल हो गए, तो 75 और 25% हो जाते। तो आप देख सकते हैं पहले उसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको जो है तो 75% जो है तो मेल शो किए गए हैं। ये कलर यू कैन सी, यहाँ पे आपको ये मेल का दिखाया गया है, और ऊपर जो ये लाइट ग्रे है तो ये फीमेल का है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये 25% है, तो ये 4 जो है तो ये आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है तो इसके लिए परसेंटेज एक एक का निकालेंगे। अब ये देखिए जिस तरह ये है, तो इसमें 50-50% हो जाते हैं। 3-3 है तो ये 50-50% आपको शो किया गया है। तो आप इससे अपनी जो भी वैल्यू है उसको 100 में आपने कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू निकलती है तो आपने करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा, ये वाला डायग्राम है। इसका जरा देख ले कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज वेरी सिमिलर टू हिस्टोग्राम। A frequency polygon is drawn by joining the midpoint of each rectangle at a height commensurate with the frequency of that interval। तो इसमें मतलब ये हिस्टोग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देख ले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हर एक रेक्टेंगल है, एंड अगेन हिस्टोग्राम में आपको पता है कि हर एक रेक्टेंगल आपको एक फ्रीक्वेंसी शो करती है। तो उनका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 है बिल्कुल, लेकिन उसका मिड पॉइंट फिर इसका मिड पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट्स को आप मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको मतलब हिस्टोग्राम है, लेकिन उनकी जो बार्स के मिड पॉइंट्स है उनको मिलाया गया है, और उससे आपके पास जो है तो जो डायग्राम बन जाते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। Cumulative frequency polygon है। The cumulative frequency polygon or cumulative frequency curve is drawn on the basis of cumulative frequencies. The main difference between a frequency polygon and a cumulative frequency polygon is that the former is drawn by joining the midpoints of the intervals, whereas the latter is drawn by joining the endpoints of the intervals. Because cumulative frequency interpret data in relation to the upper limit of an interval। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस होती है, वहाँ पे हमने सिर्फ मिड पॉइंट्स को, जैसा यहाँ पे आपको अगर ये एरो नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो मिड पॉइंट्स आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एंड वाला जो मतलब उसका एंड होता है, तो उसको क्योंकि कह रहे हैं कि ये जैसा यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरप्रेट डेटा इन रिलेशन टू द अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल। तो अपर लिमिट क्या है कि 10 और 14 का जो अपर लिमिट है वो 14 होगा, 15 और 19 का अपर लिमिट 19 होगा, 20 और 24 का 24 होगा। तो सिर्फ उनको मिला के आपके पास जो है तो ये बन जाते हैं। तो ये cumulative frequency polygon जो है तो इसको बोला जाता है। अगेन यू कैन शो द बार्स ओवर हियर। आप बार्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप बार्स को शो कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन जो है तो ये जो अपर लिमिट है, जो लास्ट एज है, तो उसको हमने मिलाया हुआ है, तो हमारे पास जो डायग्राम आ जाते हैं। यू कैन सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है तो वो शो की गई है। अगर टाइटल आपको कहीं पे नजर नहीं आता तो जस्ट मैंने
कट नहीं किया, कॉपी नहीं किया, आपने लगाना होगा टाइटल हर एक के साथ। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। The stem and leaf display is an effective, quick, and simple way of displaying frequency distribution. The stem and leaf diagram for a frequency distribution running into two digits is plotted by displaying digits 0 to 9 on the left of the y-axis representing the tens of the frequency, the figures representing the units of a frequency. That is, the right-hand figure of a two-digit frequency are displayed on the right of the y-axis. तो मतलब स्टेम एंड लीफ में आपके पास ये जो एक मतलब लाइन हम ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके दोनों साइड्स पे जो है मतलब जो राइट साइड है तो उस पे हम 10 लिख देते हैं, ठीक है, यूनिट और 10 उसकी बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो है तो जो लेफ्ट साइड है तो इस पे हम यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है, और उसको हम जो है तो जो राइट साइड है उसको हम स्टेम बोलते हैं, दूसरी साइड को हम लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप वैल्यूज को देख ले 44, 46, 47, 49, 63 इस तरह है। तो क्योंकि हमारे पास सबसे जो लीस्ट वैल्यू है तो वो 44 है। अगर इससे कम होती 33 या 32 या मतलब 30s में होती या 20s में होती तो वो पहले आती। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टेम है तो 4 से स्टार्ट किया गया है। तो यू कैन सी 4 लिखा है, फिर आगे 4, 6, 7, 9 लिखा है। इसका मतलब है 44, 46, 47, 49। फिर 50s में कुछ नहीं है तो 5 है, लेकिन उसके आगे लीव्स कुछ भी नहीं है। फिर 60s में बहुत सारे हैं तो 6 स्टेम बन गया, और 63, 64, 66, 68 दो मरतबा 68 है तो दो मरतबा 8 जो है तो लिखा गया है। इसी तरह दो मरतबा 72 है तो ये आपके पास जो है तो स्टेम एंड लीफ होता है, जो कि मतलब अगर आपका डेटा ऐसा है कि इसमें फिट आता है तो फिर ये डिपेंड करता है आपका डेटा कौन से टाइप का, आपने कौन सा यूज करने। पाई चार्ट है, पाई चार्ट से आप बखूबी वाकिफ होंगे, आप लोगों ने बहुत देखा होगा। पाई चार्ट जो है तो ये हमारे पास एक सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, और इसमें 360 डिग्रीज होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जब सर्कल होता है तो उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। तो हमारे पास उसको हम 100% कंसिडर करते हैं, मतलब वो 360 डिग्री जो है उसको हम 100% consider करते हैं। The circle or pie is divided into sections in accordance with the magnitude of each subcategory, and so each slice is in proportion to the size of each subcategory of a frequency distribution. यहाँ पे आप देख ले, सिंपल सा है कि आपके पास मतलब वो जो हमने ग्राफ बनाया था तो उन सबको यहाँ पे मतलब वो स्लाइसेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। ये 25 टू 29 और आपके पास 30 टू 34 और जितना भी मतलब वो डेटा है तो उनको एक एक स्लाइस आपको जो है तो वो शो करता है कि कितना डेटा है। 2D भी आपको शो किया गया है, 3D भी शो किया गया है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक डायग्राम है जो कि हम यूज़ करते हैं इसको। फिर हमारे पास लाइन डायग्राम और ट्रेंड कर्व है। A set of data measured on a continuous interval or a ratio scale can be displayed using a line diagram or trend curve. A trend curve can be drawn from data pertaining to both a specific time, for example, 1995, 96, 97, or a period, for example, 85 to 89, 90 to 94, and 95 and so on, ठीक है। तो आप जो है तो स्पेसिफिक टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या पीरियड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इसको भी आप फिर 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप जो है तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो नीचे एक की दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, और इनके लाइन्स में फ़र्क है, ठीक है। ग्रुप 1 के लिए बिल्कुल सीधा लाइन है, ग्रुप 2 के लिए जो है तो थोड़ा लंबा लाइन, फिर डैश, फिर थोड़ा दोबारा लंबा डैश, इसी तरह ग्रुप 3 बिल्कुल डैशेज़ है, ग्रुप 4 जो है तो थोड़ी दूसरी साइज़ के। तो आप ये भी कर सकते हैं या नॉर्मली हम कलर यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके आप नीचे की जो है तो वो लिख लें। तो ये आपके पास जो है तो ट्रेंड कर्व है। ये भी हम जो है तो कुछ सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं। फिर एरिया चार्ट है। For variables measured on an interval or ratio scale, information about the subcategories of a variable can also be presented in the form of area chart. This is plotted in the same way as a line diagram, but with the area under each line shaded to highlight the total magnitude of the subcategory in relation to other subcategories. इसमें ये होता है कि उसी तरह है जैसा पिछला था, लेकिन हम सिर्फ जो भी उस लाइन के साथ एरिया आ रहा है तो उस एरिया को कलर किया होता है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ डिफरेंस है, बाकी उसी तरह का है। फिर हमारे पास स्कैटरग्राम है।
shows visually how one variable changes in relation to change in the other variable. For a scattergram, both the variables must be measured either on interval or ratio scale, and the data on both the variables need to be available in absolute values for each observation. Data for both variable is taken in pairs and displayed as dots in relation to their values on both axes. तो यहाँ पे हमारे पास हम डॉट्स लगाते हैं, ठीक है ना? एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है और उस पे हम जो है तो डॉट्स लगाते हैं। जिस तरह आपके पास यहाँ पे आप देख ले, वाई एक्सिस पे इनकम है, ऊपर टेबल के साथ आप इसको कंपेयर करते जाओ, और एक्स एक्सिस पे आपके पास एज है। अब इनकम जो है तो मतलब रिस्पोंडेंट ए जो है तो उसकी इनकम कह रहे कि 25,500 है, और एज उनकी 24 है। रिस्पोंडेंट बी जो है तो 46,000 उनकी इनकम है और 50 उनकी एज है। इसी तरह ये आपके पास सारी दी गई है। अब अगर आप देख ले तो ये रिस्पोंडेंट ए का 25,500, अब यहाँ पे ये मेरे पास 25,000 है, तो मैं इससे थोड़ा सा ऊपर ये जो स्पॉट ड्रा किया गया है थोड़ा सा ऊपर है, और इसकी एज 24 है, तो ये 20 से थोड़ा सा आगे, मतलब 20 और 30 के बीच में मैं नहीं करूंगा, 25 हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोग जो है तो हाथ से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वैल्यू है तो आजकल तो आपको पता है सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली जैसा एक्सेल और इनसे आप डायरेक्टली जो है तो ये बना सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको शो करते हैं। तो स्कैटर ग्राम में सिर्फ आपके पास जो है तो नंबर्स आ जाते हैं। तो ग्राफ्स के थे और भी बहुत सारे टाइप्स है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज होने वाले हैं। और इसमें 3-4 ऐसे टाइप्स मैंने आपको बता दी जो कि आप बहुत ज़्यादा अपनी थीसिस में यूज़ करेंगे। तो फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा हिस्टोग्राम यूज़ करना है, या आपने बार चार्ट यूज़ करना है, या आपने जो है तो ये जो ट्रेंड कर्व है आपने ये यूज़ करना है। तो ये सारी क इवन ये स्कैटरग्राम और ये सारे आपकी यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे वो दिखा दी जो कि आपकी यूज़ होते हैं। हो सकता है सारे आपकी यूज़ ना भी हो, लेकिन फिर भी। अच्छा, फिर लास्ट हमारे पास जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड था, तो दैट वाज स्टैटिस्टिकल मेजर्स। स्टैटिस्टिकल मेजर्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स इन अ प्रिसाइज मैनर. Their use in certain situations is desirable, and in some it is essential. However, you can conduct a perfectly valid study without using any statistical measure. There are many statistical measures ranging from very simple to extremely complicated. On one end of the spectrum, you have simple descriptive measures such as mean, mode, median, and on the other, there are inferential statistical measures like analysis of variance, factorial analysis, मल्टीपल whatever जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी आपका डेटा जो है तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक रीज़न है कि हमारे पास मतलब जैसा यहाँ पे लिखा है कि सिंपल भी हो सकते हैं, और आप जो है तो कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब मुश्किल भी हो सकता है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में जाके ये एमफिल के थर्ड सेमेस्टर में फिर आप जो है तो स्टैटिस्टिक जो है तो बायोस्टैट्स जो है तो ये एक सब्जेक्ट आपको फिर पढ़ाया जाता है। आपको यही चीज़ें जो है तो जिस तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमने इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है, इसी तरह वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसमें आप स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो है तो वो किस तरह हम करते हैं, और स्टैट्स को किस तरह यूज़ करते हैं आपके डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, तो आप वहाँ पे सीखेंगे। ये जो जितनी भी चीज़ें लिखी है ये फिर आप पूरा एक